और दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खुशहाल होंगे, जिंदा दिल होंगे, मजेदार होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाई स्कूल से संबंधित टॉपिक समांतर श्रेणी। जिस तरीके से हमारा खाना, भोजन और सांस लेना नहीं रुका हुआ है, पढ़ाई भी इस लॉकडाउन में नहीं रुकनी चाहिए। ये अंदर टारगेट हो, इस टारगेट के साथ पढ़ते रहें, जरूर आपका भला होगा। क्योंकि जो लोग अभी इसको छुट्टियां मानकर मौज ले रहे हैं, वो आगे चलकर उनके लिए सारे काम समस्याग्रस्त हो जाने वाले हैं, और तब तक आप अपने दोस्तों से 2 महीना लेट कर जाएंगे। ये पॉजिटिवनेस बनाए रखिए और पढ़ाई का बंद होना बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मैंने बोला, अगर सांस चल रही है, अगर खाना चल रहा है, अगर भोजन चल रहा है, नींद चल रही है, तो पढ़ाई क्यों रुके। ठीक है, इस इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ चैप्टर नंबर 5 हमारा हाई स्कूल से समांतर श्रेणी। ठीक है, अंग्रेजी में हम इस चैप्टर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसीलिए इसे शॉर्ट में ज्यादा लिखने का मन ना करे तो एपी भी चल जाएगा। और अगर हिंदी के हिसाब से आप इसको शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो उसे स लिखकर बिंदी लगाइए, श्रेय लिखकर बिंदी लगाइए, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। और अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे समांतर श्रेणी, यानी कि सा डाट श्रेय। ठीक है, क्या है ये? देखिए, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, उनको पहले आप आराम से देखें, एनालिसिस करें, फिर उसके बाद बातचीत आगे संभव हो पाएगी कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर मैं 3 अलग अलग श्रेणियां ले रहा हूं। पहली आपके सामने आ चुकी है 2, 4, 6, 8, 10। दूसरी वाली श्रेणी आ चुकी है 3, 7, 11, 15। तीसरी श्रेणी आपके सामने आ चुकी है 64, 60, 56, 52 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इनमें कुछ आपको कॉमन लक्षण दिख रहे हैं, कुछ खासियत दिख रही है, जो बातें मैंने लिखी हुई इसमें कुछ ऐसा चमत्कार दिख रहा हो जिससे आप ये बता सकें कि आगे आने वाला पद क्या होगा, यानी कि टर्म क्या होगा, तो जरूर आपको दिखना शुरू हो गया होगा अगर आप थोड़ा भी जागरूक हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ दिया जाए 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दिया जाए यानी कि 2 ऐड कर दिया जाए तो 8, और 8 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 10। अब अगर कोई पूछा होता कि सर जी अगला टर्म क्या होगा यहाँ पर, तो आप आराम से बोल सकते थे सर 2 और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12। समझ में आ गया? एंड सो ऑन, आगे भी आप आगे के टर्म बता सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो पहला टर्म हमारे पास 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है। तो आप अगर इसमें 4 जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ दें 7 में तो 11 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ बार बार टर्म हमें 4 ऐड करने से मिल रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ पर टर्म ना भी दे तो, या इसके आगे भी ना दे, तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है सर। आप बार बार उसमें क्या कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए। जैसे 15 में 4 जोड़ा 19, 4 और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाइए। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो 64 है, फिर क्या हमारे पास 60 है, फिर 56 है, फिर 52 है। इस बार कमी हो रही है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर लगातार हमारा मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, 4 4 कम, यानी कि 4 4 कम हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने खासियत क्या पाई कि पहले एग्जाम्पल में बार बार हम 2 ऐड कर रहे हैं, दूसरे में 4 ऐड कर रहे हैं, और तीसरे में से हर बार हम 4 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सूचियां, अब हम सूची ही इसको बोलेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई होकर बोलेंगे तो हम कह सकते हैं इसको कि अनुक्रम, यानी कि सीक्वेंस। इस तरीके का जो सूचियां आपको मिलती हैं जिनमें आपको पदों के बीच में, टर्म्स के बीच में गैप्स जो पाए जाते हैं वो एक समान हो। जैसे इसमें कितना है, 2 2 2 2 2 का गैप है, वो नीचे वाले में हमारा 4 4 4 का गैप है। तो तीसरे वाले में उल्टा, हमारा गैप तो बराबर है लेकिन माइनस में है, -4 -4 और -4। तो अगर गैप बराबर हो
टर्म्स के बीच में अगर गैप बराबर हो इस तरीके की लिस्ट में, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। जरा इसका हिंदी नाम पर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समान और एक शब्द और इसके पास छुपा हुआ अंतर। तो जहां वो अंतर समान, वो श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। क्लियर हो गया? तो ऐसी श्रेणियां जिसमें पदों की संख्या, पदों में अंतर समान दिखाई देता हो। अब ये जो अंतर आप देख रहे हैं, इस वाले में 2, इस वाले में 4, इस वाले में -4, इनका एक फिक्स नाम भी दिया गया है। अंग्रेजी नाम देखिए पहले, फिर हिंदी नाम देख लीजिएगा जरा। इस अंतर को हम एक खास नाम देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस बोलने के नाते हम इसे किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से। कहीं अगर स्मॉल डी लिखा हो इस चैप्टर की पढ़ाई के दौरान, तो आप इसका मतलब समझेंगे कि हम बात कॉमन डिफरेंस की कर रहे हैं। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो देखिए, कॉमन का मतलब सार्व और डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है? तो अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो पदों के बीच का जो निश्चित अंतर मिलता है, इसे सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और डी से हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है? अब आते हैं, जरा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अभी बाकी बातें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगी। यहां पर कुछ चीजें समझ लें। इस पहले टर्म को हम लोग A1 या A से दिखा सकते हैं। दूसरे वाले टर्म को हम लोग जनरली A2 से दर्शा देते हैं। थर्ड टर्म को यानी कि तीसरे पद को हम A3 से दर्शा देते हैं। चौथे पद को यानी कि फोर्थ टर्म को A4 से। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, अगर इसमें चलते चलते बहुत दूर निकल जाए और nth टर्म आ जाए, यानी कि हिंदी में बोले तो nवां पद आ जाए, तो उसे किससे दर्शाना चाहिए? तो जवाब हुआ AN। तो अब यहां पर काफी कुछ चीजें हमारे पास निकल कर आ चुकी हैं। जैसे पहली चीज निकल कर आ गई है कि सर A ये हमारा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म दर्शाएगा। ठीक है? A1 भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है? पर जनरली हम A से इसको दर्शाते हैं। AN का मतलब होता है nवां पद यानी कि nth टर्म। और अभी अभी D निकाला आपने, जो कि क्लियर हो चुका है, सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो अब यहां सीखने लायक क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा इस एग्जांपल से। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो इनमें दो दो का डिफरेंस है। ऐसे देखिएगा, आगे से पीछे वाले टर्म्स को घटा दीजिएगा। ठीक है? तो अगर हम 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या 6 से 4 को, 8 से 6 को, या 10 से 8 को, तो ये बार बार डिफरेंस इक्वल आ रहा है। यही तरीका है समांतर श्रेणी जांचने का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पहचानने का। अगर आप आगे से पीछे वाले टर्म्स को घटा रहे हो और आपको डिफरेंस बराबर मिल रहा हो, इक्वल मिल रहा हो, तो ये गारंटी होती है कि श्रेणी कैसी है? समांतर है। इसको अगर मैं अपने नॉर्मली वे में, कॉन्सेप्चुअल में बोलूं, A1 A2 A3 ये सब अगर एपी में है, आर इन एपी मतलब समांतर श्रेणी में अगर है ये, ठीक है, तो ये आगे से पीछे वाले टर्म्स का डिफरेंस लेने पर मान हमें हर बार क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डी। ये आइडेंटिफाई करवाता है कि हमारी जो श्रेणी है वो कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात भी समझिए उल्टे तरफ से। आप बार बार इस टर्म में कुछ जोड़ रहे हैं, और क्या जोड़ रहे हैं? अगर इधर से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है सर वहीं डी जोड़ रहे हैं। जिसको आप 2 बोल रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पर डी है। तो 2 में 2 जोड़ दिया 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8। ठीक है? तो हमारा आउटपुट ये निकल रहा है कि सर बार बार आपको अगर अगला पद चाहिए तो डी ऐड करिए। अब इस पर और विधिवत बातें होंगी लेकिन अगले एक्सरसाइज में। अभी बस मैंने केवल 2 बातें लिख दी हैं। पहला कि अगर कोई एपी में है तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? बराबर। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में सार्व अंतर। सार अंतर। ठीक है? और अभी अभी मैंने ये भी बताया कि आपको कोई भी टर्म पता हो और उसके आगे का टर्म चाहिए तो उसमें क्या कर दो? डी जोड़ते चले जाओ। हर बार क्या कर दो? डी जोड़ते चले जाओ। जहां से टर्म पता हो वहीं से बस डी 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 जोड़ते चले जाओ। आपको सीरीज का, पूरे श्रेणी का पद आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब यहां पर एक दो कॉमन औपचारिकताएं हैं, उनको थोड़ा सा समझ लें। डिफिनेशनल औपचारिकताएं हैं, डिफिनेशन के आधार पर कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, परिमित श्रेणियां और अपरिमित श्रेणियां।
ठीक है, ऐसा भी लिखकर कभी कभी थ्योरेटिकल कोई पूछ दे तो उसका मतलब समझ ले। तो सबसे पहले हमारा परिमित श्रेणी, फाइनाइट प्रोग्रेशन। दूसरा अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। ठीक है, परिमित और अपरिमित। ठीक है, नाम ही क्लियर कर रहा है, फाइनाइट का मतलब हैव फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब यहां सदस्यों की संख्या फिक्स होती है, निर्धारित होती है कि सदस्य कितने हैं। ठीक है, यानी कि सदस्य संख्या निश्चित होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एपी उठा सकते हैं, 1 3/2, 2 2.5 या 5/2। ठीक है, ऐसे लिखकर मैंने यहां बिंदी लगा दिया, तो बिंदी लग गया मतलब इसमें कुल कितने टर्म है, 1 2 3 4, आप काउंट कर सकते हो। अगर काउंट कर पाओ तो ऐसी जो प्रोग्रेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाए इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, सेम यही कहानी, बस आप यहां पर जो नंबर काउंट कर पा रहे थे वो गिन ना पाए, फिक्स ना हो, हैव इनफाइनाइट एलिमेंट, हैव इनफाइनाइट एलिमेंट। वही एग्जांपल सेम उठा ले, केवल बस आप इतना ही कर दीजिए, 1 लिखिए, 3/2 लिखिए, 2 लिखिए, 5/2 लिखिए और आगे क्या लगा दीजिए, डॉट। इस डॉट का मतलब ये है कि आपकी काउंटिंग रुकने वाली नहीं है, जहां तक आपको गिनना आता हो सर वहां तक गिन डालिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक का यानी कि पहले एक्सरसाइज का आपको समझ में आ गया हो। पहला कॉन्सेप्ट समझ लें, सीरीज में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में हम पहले पद को A1 या A से, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से, nth टर्म को AN से दर्शाते हैं, जबकि आगे से पीछे वाले टर्म्स का अंतर लीजिएगा। देखिएगा बहुत लड़के पीछे से आगे घटाने लगते हैं, यहां साइन फॉल्ट आनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लें, आगे से पीछे वाला टर्म घटाते रहेंगे। और इस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर अंतर कॉमन मतलब सेम आ रहा है तो आप कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आ जाइए, आप अपने टर्म्स में बार बार अगर डी को जोड़ते चले जाए तो आपको अगला अगला पद मिल जाएगा। अगर किसी भी सीरीज का हमें डी पता हो तो हम केवल पहला टर्म उठा लें अगर तो अच्छा, या 20 से कहीं टर्म उठा ले तो अच्छा, उसमें केवल क्या कर दे, डी ऐड करते चले जाए, हमको आगे का पूरी कहानी मिलती चली जाएगी। क्लियर? तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। काफी इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले शुरू करूंगा, पहला नहीं लगाऊंगा शुरुआत में, लास्ट में लगाता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है और बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा उब जाते हैं, उनका थ्योरी पोर्शन कमजोर होता है, तो उसको बहुत ही समझा समझा कर मैं स्लो वे में चलूंगा कि आपको बहुत इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 2 से ओपनिंग है, दी हुई संख्या के प्रथम 4 पद लिखिए। एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, जबकि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म ए और सारवांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, और कैसा है उसको भी देख लें। आपको पहले सवाल में दिया ए बराबर 10 और डी बराबर क्या लिखा है, वो भी लिखा हुआ है 10। ठीक है, तो मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट की कि भैया पहला टर्म तो A1 या A ही होगा जो कि 10 हो गया, और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपके लिए व्यवस्था बना दी। बोलिए क्या करना है, हर बार आपको क्या करना है, इसमें डी ऐड करते चलना है। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने डी जिसका मान कितने के बराबर है 10, इसको लगातार जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। अब आप बताइए आगे के 4 टर्म क्या आएंगे जो हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो 10 10 क्या हो जाएगा हमारा 20, 20 में 10 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 30, और फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे 30 में तो 40, और फिर 10 ऐड कर देंगे 40 में तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर दिया है हमको -2 और d बराबर क्या दिया है 0। एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है, सिस्टम वही लागू करना है जो मैंने आपको समझाया। आपने फर्स्ट टर्म लिख लिया अपना, कहा सर जी हाँ। अब इसके बाद क्या जोड़ना है, मैंने कहा बार बार आपको क्या करना है, डी जोड़ना है और 4 टर्म अगले निकालने हैं तो 4 बार डी जोड़ना है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि आपका डी जो है वो 0 है, तो अगर हम -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 में फिर 0 जोड़ेंगे -2, फिर -2 और फिर -2। तो देखिए आपके 4 टर्म अगले आ गए, यानी कि इस पूरे सीरीज का हर सदस्य कौन है, -2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर -1। ठीक है, a1 बराबर a बराबर -1। अब यहां आगे बढ़ना है, 4 बार आगे बढ़ना है और हर बार क्या करना है, d जोड़ देना है। d का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं +1/2 +1/2 +1/2। साइन का इफेक्ट होगा, जो यहाँ साइन होगा वहीं लिया जाता है। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। तो -1 में हाफ जोड़ दिया, -1/2, फिर -1/2 और +1/2 हुआ तो क्या आ जाएगा 0। फिर इस टर्म में हाफ जोड़ देंगे तो 0 में हाफ जोड़ने पर हाफ आ जाएगा और फिर हाफ में हाफ हमको अगली बार ऐड करना है, तो आधा आधा मिलकर 2/2 कैंसिल आउट होकर कितना 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ का मूल टारगेट सिर्फ ये है कि आप ए और डी अच्छे से समझ जाएं और तीसरी चीज एपी को पहचानना समझ जाए। यही हमारे इस पूरे एक्सरसाइज में करना है हमको। जितनी बातें मैंने लिखी हैं अगर उसको आपने फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बड़े ही आराम से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 3rd, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर ज्ञात करो। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द गिवन एपीज। जो भी एपीज दिए गए हैं उनके सारवांतर, ठीक है, यानी कि डी आपको फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ये 2 काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हमारे पास है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन हमारा है 3rd वाला 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। और एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं 0.6 1.7 0.6 1.7 और 2.8 3.9 2.8 और 3.9। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास सवाल है, हमसे केवल ए और डी जानने की इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, केवल और केवल क्या जानना चाहता है हमसे, डी और ए। तो जो प्रारंभ करते हैं वही हमारा ए है, तो यहां पर पहला जवाब तो हो गया सर, ए बराबर क्या है 3। और डी जानने के लिए आप आगे से पीछे वाले टर्म पहले घटाकर देखेंगे इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि बस ऐसे आंख मूंद कर बस भिड़ा दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको घटाकर देखना है पहले कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आएगा तभी तो हम उसको एपी बोलेंगे। तो पहले घटाकर देखिए, 1 से -3 गया -2, -1 -1 -2, -3 + 1 मिलकर क्या आ जाएगा -2। तो ये सभी चीजें क्या आ रही हैं, हमारी इक्वल आ रही हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, d बराबर -2 एंड इट इज इन एपी। एपी में ऐसे भी है, हमारे सवाल में दिया हुआ कि समांतर में है, तो हमें तो केवल बस डिफरेंस देखना था इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो वही इक्वल अंक हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बन जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहां देखिएगा शुरुआत किससे हुआ सीरीज की, 1/3 से, तो a बराबर हो गया 1/3। डिफरेंस चेक कर देख ले क्या हाल चाल है डिफरेंस में। 5/3 का 1/3 से सब्ट्रैक्शन, 9/3 का 5/3 से सब्ट्रैक्शन, या 13/3 का किससे हो जाएगा 9/3 से सब्ट्रैक्शन। तो कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया 4/3, 9 में से 5 गया 4/3, 13 में से 9 गया 4/3। तो क्या देख रहे हैं मित्रों, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं,
कह रहे हैं सर ये सभी डिफरेंस इक्वल हैं और ये इक्वल डिफरेंस ही हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर कहलाता है। तो डी बराबर कितना हो गया 4/3। सेम यही अप्रोच आप यहां लगा लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ए बराबर कितना 0.6 और डी निकालना है तो क्या करेंगे, आगे से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देख लें एक बार कि क्या आ रहा है। आप देख लीजिए 0.6 घटते ही 1.1, ये भी 1.1 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि सर डी बराबर कितना है हमारा 1.1 है। ठीक है, आसान है। ठीक है, मुझे लग रहा है इजी लग रहा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली चीज तो है नहीं। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब पहले आपको एपी की पहचान करनी है। पहचान के लिए मैंने बहुत साफ बोला आपसे, ये आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर डिफरेंस बराबर आ रहा तो एपी। फिर कहता है यदि कोई एपी है, अगर बाई चांस एपी में निकल आए तो उसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब डी, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, उसके अगले 3 टर्म पता कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप थोड़ा सा इसका लुत्फ ले सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं। और ये जितना आराम से समझ जाएंगे अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला आपको आ जाएगा इसी एडिंग के अंतर्गत। और बाकी कई अच्छी चीजें मैं बताऊंगा तो अगला एक्सरसाइज भी आपको बहुत इजी लगेगा इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहां से कुछ दर्द वाले सवाल मैं छांट छांट कर लिखता हूं, जो बच्चों को काफी तकलीफ लगता है, तो ऐसे ही मैं छांट छांट कर सवाल थोड़े से ले लेता हूं। जैसे 2 है 5/2, 3 7/2 एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5th, बहुत पूछा जाता है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पर 4 एंड सो ऑन। 13 अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। बहुत बार ये भी क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अभी 4 पहले हम देख लें, फिर बाकी 1-2 और देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन हमारे पास, 2 5/2, 3 7/2। कुछ भी करने से पहले डिफरेंस लेना। ठीक है, 5/2 का 2 से, 3/1 का 5/2 से, या 7/2 का 3/1 से। 2-3 जगह गैप चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी धोखा हो जाता है। पहले 2 में हो सकता है बराबर आ रहा हो वैल्यू घटाने पर, तीसरे में ना आ रहा हो, तो 2-3 जगह देख लेना चाहिए। ठीक है, तो चलें, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1/2, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1/2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1/2। यानी कि इट क्लियर दैट इट इंप्लाइज इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, मतलब यह समांतर श्रेणी है। और सिर्फ समांतर श्रेणी नहीं है, हमें डी भी पता चल चुका है सर, कितना है 1/2। अब मेरी सलाह अगर आपने गौर की हो तो मैंने आपसे बहुत साफ बोला था सलाह के नाम पर कि जहां से भी आपको पता करना हो, जितने भी टर्म निकालने हो, उसके आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए केवल डी आप ऐड करते चले जाइए। तो बोलिए आपके पास क्या था, 2 5/2, 3 7/2। अब यहां पर आपने क्या किया, इसमें हाफ जोड़ा तो 7 1 8/2 आएगा, जो कटकर 2 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर अगला टर्म आपको निकालना है, ठीक है, इसके बाद वाला, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें हाफ जोड़ देंगे। ठीक है, अब बोलिए 4 प्लस हाफ जोड़ने पर 4 दूना 8 1 9/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाला टर्म निकालना है अगर आपको, तो प्लस हाफ करेंगे 9/2 प्लस हाफ कर देंगे 10/2, काट दीजिए 2 5 जा 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने टर्म्स मिल जाएंगे। अगर अगला भी निकालना हो तो उसमें भी आगे हाफ हाफ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 10वें सवाल में। यहां देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो क्या पाएंगे, ए स्क्वायर से अगर हम ए को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए कॉमन, ए -1। ए क्यूब से अगर हम ए स्क्वायर घटा दें तो आएगा ए स्क्वायर कॉमन, ए -1। झटके में लोगों को बराबर दिख रहा होगा, पर आप गौर करिएगा ये इक्वल है
पर ये वाला पोर्शन आपका इक्वल नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे सर, ए स्क्वायर माइनस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। पहले दो का डिफरेंस अगले दो के डिफरेंस, पहले दो का अंतर अगले दो के अंतर के बराबर नहीं है। इट इंप्लाइज इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर होता, एपी होता तो चर्चाएं होती, बातें होती। ठीक है, √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करें, घटाना शुरू करें तो झटके में बहुत लोग को लगेगा एपी है, कहेंगे 6 से 3 गया सर 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है। आपको अगर लेना है तो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेंगे कॉमन, नहीं तो बहुत लोग 6 में से 3 गया 3 लिख देंगे, √3 उनका आने लगेगा अंदर, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 कॉमन होगा, अंदर बचेगा √2 माइनस 1। अगला वाला उठा है √9 माइनस √6, तो हम कहेंगे सर ये 3 त्रिका 9 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, तो √3 कॉमन, √3 माइनस √2, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा था। अब आप मैच करा सकते हैं, क्या दोनों बराबर हैं, तो कहेंगे सर जी √3 √2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू √3 माइनस √2। इट इंप्लाइज इट इज नॉट एन एपी, मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो नहीं पर काफी बातें हो रही हैं। हाँ वाला शिकायत कर रहा होगा कि सर कुछ हाँ भी है, एक ही हाँ हुआ है। तो चलिए एक और हाँ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आइए उसको ट्राई करते हैं, देखा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है। सबसे पहले घटा कर देखिए, 3 प्लस √2 माइनस 3। अगला टर्म घटा लेते हैं, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। उसके बाद वाला भी टर्म घटा लेते हैं, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। अब बोलिए जरा, ये 3 से 3 कटा, केवल √2, फिर 3 से 3 कटा, 2 √2 √2 कॉमन, 2 माइनस 1 बचा √2 इंटू 1 यानी कि √2। इसी तरीके से अगला वाला बढ़े, काट दिया, दोनों में क्या कॉमन है, √2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1। क्या देख रहे हैं, लगातार हमें √2 मिल रहा है, यानी कि इट इंप्लाइज इट इज एन एपी। ये एक एपी है, यानी कि यह समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी ही नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी ही नहीं है बल्कि उसका डी भी पता है कितने के बराबर है, √2 के। ठीक है, तो अब आपकी जो इच्छा थी उसके आगे की बातचीत कर ली जाए। इसके आगे के हमें टर्म्स फाइंड आउट करने थे, तो आगे क्या करना है, बार बार डी जोड़ देना है। तो बोलिए 3 प्लस डी का मतलब √2 से है ना, डी का मतलब कितने से, √2 से है, जोड़ दीजिए। तो इसमें √2 जोड़ने पर तो आ जाएगा 3 धन 1 यानी कि 4, 3 प्लस 4 √2। फिर अगला वाला टर्म चाहिए तो √2 फिर जोड़ दीजिए। और देखिए मुश्किल नहीं है, अगर आप पकड़ रहे हो तो पकड़ चुके होंगे। इधर देखिए 1 2 3, हर सवाल में 3 आगे बैठा हुआ है। इधर देखिएगा, हर सवाल में 3 आगे बैठा हुआ है, √2 भी आ रहा है, और √2 में पहले वाले में 1 है कोफिशिएंट, अगले में 2 है, अगले में 3 है, इस वाले में कितना आया, 4। तो अगला वाला बता सकते हैं √2 जोड़ने के बाद कितना आएगा, बिना कैलकुलेशन के 5। उसके बाद वाला कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 √2। उसके बाद वाला निकालना हो तो 3 प्लस 7 √2। आप चाहे बैठकर जोड़िए और चाहे थोड़ा जागरूक हो जाइए। जागरूकता बहुत ही जरूरी चीज है, जागरूक रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एपी होगा तो हम कुशलता से सवाल को निकाल ले जाएंगे, एपी नहीं होगा तो फिर ऐसे किसी सीरीज का जवाब हमारे सिलेबस में दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम अंतिम सवाल की तरफ रुख करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 1, जो कि मैं लास्ट में लेकर आया हूं जानबूझकर। ठीक है, इसे ध्यान से हमें पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और ये दिखाना है कि एपी में है। हमको कुछ स्थितियां दी हैं, उनको पढ़ना है और ये बताना है कि अगर वो एपी है तो क्यों है। सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम
किलोमीटर के लिए रुपया 15 है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए रुपया 8 है। यानी कि किसी टैक्सी में आप बैठते हैं तो 0 से 1 किलोमीटर के लिए हर बार आपको 15 रुपया देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से आपसे पर किलोमीटर चार्ज ले लिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम 1 किलोमीटर के लिए कितना है, ध्यान दीजिएगा 15, यानी कि 0 से 1 किलोमीटर के लिए आपका क्या है 15। और ज्यों आप 1 से 2 किलोमीटर वाले रेंज में आएंगे तो इसने बोला है कि 15 तो लेंगे ही लेंगे और प्लस पर किलोमीटर लेंगे, मतलब जितना। और ये पर किलोमीटर चार्ज कितना लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा, पर किलोमीटर चार्ज हमारा है ₹8। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है ₹8। तो अगर 1 किलोमीटर 1 का 15, एक और आगे बढ़ गए तो 1 बार 8। अगर हमने यहां पर कहा सर जी 2 से 3 किलोमीटर की रेंज वाला मूवमेंट है हमारा, तो 15 लेंगे ही और 1 किलोमीटर के लिए। अब कै बार 1 आपका बढ़ गया तो 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 8 2 बार ऐड कर लेंगे, हर किलोमीटर का 8 रुपया। अगर तीसरी बार आप आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ गए 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में, तो यहां से आप कै किलोमीटर 1 2 3 आगे बढ़ गए तो 8 आपका 3 बार जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहला 15, दूसरा पद 23, 23 में 8 जोड़ दिया जाए 31, ठीक है, और फिर 31 में 8 जोड़ दिया जाए 39। अब यहाँ पर आपका ऐसे ही आगे आता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आगे से पीछे वाले को घटाने पर 23 में से 15 8 आएगा, 31 में से अगर 23 घटा देंगे तब भी 8 आएगा, और 39 में से अगर 31 घटाएं तब भी क्या आएगा 8 आएगा, जो कंफर्म करता है कि इट इंप्लाइज यह एपी है या समांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे चलिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा डायग्राम से समझाएंगे। पहले का पहला था। दूसरा सवाल, एक हमारे पास बेलन है यानी कि सिलेंडर है, इसका हवा हर बार क्या किया जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, हवा पंप के द्वारा प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते। इसमें जितना भी हवा होगा 1/4 उसका निकाल देंगे। तो चलिए जरा समझते हैं। पहली बार यहाँ हवा मान लेते हैं कितना है V, अब इसके बाद इसमें से 1/4 निकाल लेंगे। तो निकाल देंगे का मतलब V में से V/4 क्या करिए, घटा दीजिए, कम कर लीजिए। यही तो हुआ निकालना, निकालने का मतलब क्या हुआ, घटाना। कितना घटाया, कितना सब्ट्रैक्ट किया, V/4। अब बोलिए आ जाएगा 3V/4। तो अब बेलन में कितनी हवा है सेकंड सिचुएशन में, तो जवाब है सर 3V/4। और कह रहा है ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, फिर हमने इसमें से V/4 निकाल दिया, जो बचता है उसमें से बार बार V/4 निकाल लेते हैं। तो अब 3V/4 से फिर V/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ जाएगा, 3V से V गया 2V/4, ठीक है, 2 2 जा 4, यानी कि आ जाएगा V/2 इस बेलन में। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी। अब ये एपी में है या नहीं, इसके लिए आप जानते हैं, आगे से पीछे वाले टर्म को क्या करिए, घटाइए और देखिए क्या ये डिफरेंस आपका बराबर आ रहा है या नहीं। तो 3V/4 से V घटा, उधर V/2 से 3V/4 घटा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या पाएंगे, 4 आया V, 3V से 4V गया माइनस V/4। यहाँ देखिएगा जरा, 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4, यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा नीचे 4, ये 2 2 जा 4, 2V माइनस 4 से पूरा कटा 3V माइनस V/4, है ना। तो आपको साफ दिख रहा है कि हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है दोनों बार, है ना। इट इंप्लाइज यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है, काम खत्म। क्लियर। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली रख रख कर केवल चेक करना है, सिचुएशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150। सेम वैसा ही जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। कुआं है, इसको अगर आप प्रथम 1 मीटर तक खोदते हो तो 1 मीटर की लागत कितने के बराबर लग रही है आपकी, 150। और इसके बाद पर मीटर चार्ज है, पर मीटर चार्ज आपका जो है यानी कि प्रति किलोमीटर दाम जो है ₹50 लगते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे भी खुदाई अगर जारी रहे तो क्या ये एपी बना लेगा। तो जवाब बहुत ही सिंपल है, आप खुद देख लीजिए। हर किलोमीटर के लिए 50 मुझे बढ़ाना है, अगर मैंने 1 मीटर और बढ़ा दिया
तो यहाँ पर 150 में मेरा 50 एक बार जुड़ जाएगा, और अगर 1 मीटर और बढ़ा दिया होता तो फिर एक और 50 जुड़ जाता। जितने एक मेरे बढ़ते जाते उतना ही मेरा 50 जुड़ता जाता। तो हर 1 मीटर के साथ 50 का एक एक इजाफा होता चला जा रहा। तो बोलिए, पहले बार 150, 1 मीटर की यानी कि 2 मीटर की खुदाई के बाद 200, और अगर 3 मीटर खोद दिया तो 250, 4 मीटर खोद दिया तो ये बढ़कर हमारा हो गया है 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है, 50, 250, ठीक है, ये 300, ठीक है, 300। इस तरीके से ये आ रहा है। तो पहला टर्म 150, दूसरा 200, अगला 250, उसके बाद वाला 300 एंड सो ऑन। तो आप आगे से पीछे वाला घटाकर देख सकते हैं मित्रों कि 200 से अगर 150 घटाएं तो 50, 250 से अगर हम 200 घटाएं तो भी 50, और 300 से अगर 250 घटा रहे तो भी 50। ये अंतर लगातार हमारा बराबर आ रहा है, इसीलिए क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी कि इट इज एन एपी। ठीक है, अगले सवाल, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपए 1000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी कि हमको पी पता करना है, जबकि रुपए 1000 सॉरी मिश्र धन पता करना है, यानी कि अमाउंट पता करना है, जबकि 1000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं, आप जान रहे हैं, देखिए कितना कॉमन सेंस है। आप 1000 लाकर जमा करते हैं, ठीक है, 1 साल बाद आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है, तो अगली बार कितना हो जाएगा, ए यहां पर आपका हो जाएगा पी 1 प्लस आर, आर का मतलब 8 बटे 100 के पावर कितना लगा देंगे 1। ठीक है, फिर अगले साल आप लेते आते हैं तो फिर आपका यही चीज फिर बढ़ जाएगा 1000, 1 प्लस 8/100 के पावर क्या 2, फिर सो ऑन, फिर अगले साल 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। अब इसको आप घटाकर देख लीजिएगा, चेक कर कि मामला क्या है, एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ ये छोटी सी प्यारी सी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। शुभ रात्रि, अच्छी नींद में सोइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लॉकडाउन का फायदा भरपूर उठाते रहिए। धन्यवाद।